फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम देयर इज़ अ प्लेजर पैथलेस वुड का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। या दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया और आज मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। Thy shores are empires changed in all save thee, Azaria, Greece, Rome, Carthage. What are they? The waters washed them power while they were free, and many a tyrant since their shores obey. The stranger, slave, or savage, their decay has dried up realms to desert, not so thou, unchangeable, save to thy wild waves play. Time writes no wrinkle on time azure brow, such as creation's dawn beheld thou rollest now. पोइट इस स्टेंजा में डिस्कस कर रहा है द शोर्स आर एम्पायर्स। शोर्स में होते हैं किनारे, चेंज इन ऑल सेफ्टी। वो बता रहे हैं, लॉर्ड बायरन कह रहे हैं कि सागर के किनारे अनेक साम्राज्यों की स्थापना हुई और उनका विनाश भी हुआ। उनका मतलब ये है कि समुद्र के किनारे बहुत से साम्राज्यों का विस्तार हुआ और वे नष्ट भी हुए। अर्थात समुद्र के आगे उन साम्राज्यों का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। अर्थात समुद्र ने उन सभी साम्राज्यों को विनाश कर दिया। अब उसने आगे बताया कि अजारिया, ग्रीस, रोम, कार्थेज की अजारिया, ग्रीस, रोम और कार्थेज जैसे साम्राज्यों का समुद्र के किनारे पर स्थापना हुई। व्हाट आर दे, लेकिन इन सब का क्या हुआ? अर्थात इन सभी साम्राज्यों का अंत समुद्र के द्वारा हो गया। अर्थात इन साम्राज्यों ने समुद्र पर अपना अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन समुद्र ने उन सभी शहरों का, उन सभी साम्राज्यों का नाश कर दिया। आगे कह रहा है कि दाई वाटर वॉश्ड देम पावर वाइल दे वर फ्री, कि उनकी सारी शक्तियों क्या था, तो उन साम्राज्य, जो साम्राज्य समुद्र किनारे पर जिनकी स्थापना हुई थी, कि उनकी सारी शक्तियों को समुद्र ने समाप्त कर दिया और उनकी सारी संस्कृति को, और यहाँ तक कि उन साम्राज्यों के सभी व्यापारों को भी नष्ट कर दिया था। समुद्र ने उनको, उन साम्राज्यों के नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनके पूरे व्यापार को नष्ट कर दिया। आगे कह रहा है कि एंड मैनी ए टायरेंट सिंस, कि उनके बहुत से व्यापार समुद्र के द्वारा होते थे, लेकिन समुद्र ने उन सभी व्यापारों को नष्ट कर दिया। देयर शोर्स ओबे द स्ट्रेंजर, स्लेव और सेवेज, कि मनुष्य उसके किनारे पर भी अधिकार नहीं कर सका। अर्थात कहने का मतलब यह, लॉर्ड बायरन ये कह रहे हैं कि अजारिया, ग्रीस, रोम और कार्थेज जैसे साम्राज्यों ने समुद्र पर अपना अधिकार करने के लिए अपने साम्राज्य की स्थापना उनके किनारे पर की, लेकिन समुद्र ने क्या किया, उन सभी साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि इन साम्राज्यों के लोगों ने समुद्र के किनारे पर भी अपना अधिकार न कर सके, बल्कि समुद्र ने उन सभी को नष्ट कर दिया। आगे बोल रहा है कि देयर डिके हैज ड्राइड अप रियल्म्स टू डिजर्ट, कि इन्हें असभ्य जातियों व अजनबियों ने जीत लिया। देयर डिके हैज ड्राइड अप रियल्म्स टू डिजर्ट। लॉर्ड बायरन बता रहा है कि समुद्र के किनारे बसने वाले जितने भी साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों का अंत समुद्र ने कर दिया और उन सभी को लहरों में बदल करके उनको रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन नॉट सो दैट, लेकिन इसके बावजूद समुद्र में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे बोलता है अनचेंजेबल, सेव टू दाई वाइल्ड वेव्स प्ले, कि उसकी अर्थात समुद्र की विशाल भयानक उफनती हुई लहरों में कोई भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ,
वो जैसे पहले ऊपर नीचे होती थी उसी प्रकार से अभी समुद्री लहरें ऊपर नीचे हो रही है। आगे बोलता है टाइम राइट्स नो रिंकल ऑन टाइम एज्यूर ब्रो सच ए क्रिएशंस डॉन बिहार्ड द रोलेस्ट नाउ, कि समुद्र नीले सागर पर झुर्रियाँ नहीं डालता, अर्थात समुद्र पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि यह सृष्टि के आरंभ में इसी प्रकार सृष्टि के आरंभ से उसी प्रकार से चला हुआ आ रहा है जिस प्रकार से अब, अर्थात पहले भी यह लहरा रहा था और अब भी यह उसी प्रकार से लहरा रहा है। कहने का मतलब ये है, लॉर्ड बायरन ये बताना चाहता है कि समुद्र किनारे बहुत से विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन समुद्र ने उन सभी साम्राज्यों का अंत कर दिया कि उन साम्राज्यों ने अपना आधिपत्य समुद्र पर करने की कोशिश की, लेकिन समुद्र के सामने उनका कोई भी वश नहीं चला, बल्कि समुद्र ने उन सभी साम्राज्यों को नष्ट करके वहाँ पर एक रेगिस्तान बना दिया। और आगे ये भी बताया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब भी ये जो समुद्र था वो पहले की तरह अभी भी लहराया, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा है Thou glories mirror where the Almighty's form glasses itself in tempests in all time, calm or convulsed in breeze or gale or storm, icing the pole or in the torrid clime, dark having boundless, endless and sublime, the image of eternity, the throne of the invisible, even from out thy slime, the monster of the deep are made, each John obeys thee, thou goes forth dread, fathomless alone. ग्लोरियस मिरर, लॉर्ड बायरन कहते हैं कि समुद्र एक चमकदार मिरर के समान है, आई मीन शीशे के समान है, वेयर द ऑलमाइटीज फॉर्म, जिस पर सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में दिखाई देता है। लॉर्ड बायरन का मतलब ये है कि समुद्र जो है एक चमकते हुए शीशे के समान है, जिस पर सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसके रूप में यह समुद्र हमेशा दिखाई देता है। आगे कह रहा है कि ग्लासेज इट्स सेल्फ इन टेम्पेट्स इन ऑल टाइम। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि समुद्र एक दर्पण के समान है और यह ईश्वर के रूप को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात टेम्पेस्ट का मतलब यहाँ पर तूफान से बताया है। तो वो कह रहा है कि समुद्र जो है ना एक दर्पण के समान है और यह ईश्वर के रूप में तूफान को हमेशा प्रतिबिंबित करता रहता है। इन ऑल टाइम काम और कन्व्यूल्स्ड, यह हमेशा शांति और विनम्रता से हिलता रहता है, यह हमें शांति और विनम्रता से हिलता रहता है। इन ब्रीज और गेल और स्टॉर्म, आइसिंग द पोल और इन द टॉरेड क्लाइम। लॉर्ड बायरन आगे कहते हैं कि यह धीरे धीरे ठंडी हवा, कि जब धीरे धीरे ठंडी हवा चलती है और तेज तूफान के रूप में हवा चलती है, तो भी ये जो समुद्र हमेशा अपने स्थान पर स्थिरता से डटा हुआ रहता है, अर्थात इसकी जो लहरें हैं वो अपने स्थान पर उछल कूद करती रहती है। आइसिंग द पोल, और यह ठंड में भी एक पोल के समान डटा हुआ रहता है। और इन द टॉरेड क्लाइम, और यहाँ तक कि गर्म वातावरण में भी यह हमेशा एक साथ दिखाई देता है। अर्थात लॉर्ड बायरन कहते हैं कि हर वेदर में ये जो समुद्र है वो हमेशा एक समान रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होता है। आगे बोल रहे हैं कि डार्क हैविंग बाउंडलेस एंडलेस एंड द सबलाइम, कि यह जो समुद्र है वो ब्रेथ की आवाज़ करता हुआ, सांस की आवाज़ करता हुआ गहरे नीले रंग का असीम, अनंत और विशाल रूप से फैला हुआ है। द इमेज ऑफ एटर्निटी, द थ्रोन ऑफ द इनविजिबल। लॉर्ड बायरन कह रहे हैं कि यह समुद्र ने, अर्थात यह समुद्र को शाश्वतता का प्रतिबिंब तथा
दर्पण का एक अजय सिंहासन माना है। लॉर्ड बायरन ने इस समुद्र को शाश्वतता का प्रतिबिंब मानते हुए इसे एक अजय का सिंहासन माना है, क्योंकि इस समुद्र पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए लॉर्ड बायरन ने इस समुद्र को अजय का सिंहासन माना है। इवन फ्रॉम आउट द स्लाइम द मॉन्स्टर ऑफ द डीप आर मेड। लॉर्ड बायरन कहेगा यहाँ तक कि इसके समुद्र की गहराई में जो कीचड़ है, उस कीचड़ में बहुत से समुद्री जीवों का जन्म हुआ है। द मॉन्स्टर ऑफ द डीप आर मेड। लेकिन इस समुद्र में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात लॉर्ड बायरन का मीन है कि यहाँ तक कि इस समुद्री कीचड़ से समुद्री जीवों का जन्म हुआ और इस समुद्र की अथाह गहराई में उन जीवों ने अपना घर बनाया हुआ है। ईच जोन, प्रत्येक क्षेत्र के आई मीन ये है कि समुद्र ने अपने प्रत्येक क्षेत्र को अपने अनुसार बनाया हुआ है, जिसमें कि वो जीव पनपते रहते हैं। कहने का मतलब है कि समुद्र जीव का समुद्र एक घर बना हुआ है। दाउ गोज फोर्थ का मतलब होता है आगे। ड्रेड फैदमलेस अलोन। फैदमलेस होता है तल। यह समुद्र भयानक है, जिसके तल के आगे कोई भी अकेले पार नहीं कर सकता है। अर्थात ये जो समुद्र है एक भयानक रूप में है, जिसके तल को आगे अकेले पार नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर इस स्टैंजा में लॉर्ड बायरन ने समुद्र की महत्वता, समुद्र की जो महानता है, उस महानता के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड आई हैव लव्ड the ocean and my joy of youthful sports was on thy breast to be born like thy bubbles onward from a boy. I wantoned with thy beakers, they to me were a delight, and if the freshening sea made them a terror, it was a pleasant fear, for I was as it were a child of thee, and trusted to thy billows far and near, and laid my hand upon thy mane as I do here. इस स्टैंजा में लॉर्ड बायरन ने जो समुद्र के साथ में उसका जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को उसने शेयर किया। वो कह रहे कि एंड आई हैव लव्ड दी, कि मैंने समुद्र को बहुत अधिक प्रेम किया है। अर्थात मैं समुद्र को बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड माई जॉय ऑफ यूथफुल स्पोर्ट्स वाज ऑन द ब्रेस्ट टू बी बॉर्न। और मेरा ये जो पूरा बचपन है, मेरे जो बचपन का जो समय है, यह समय सागर में ही बीता है। अर्थात मैंने सागर में तैरने का महान आनंद प्राप्त किया है। ऑन द ब्रेस्ट टू बी बॉर्न, कि मैं समुद्र की सतह पर पानी की लाइक द बबल, बूंदों के समान तैरता रहा था। अर्थात यहाँ पर लॉर्ड बायरन ये कहना चाहता है इन तीनों लाइनों में कि मैंने समुद्र को बचपन से ही बहुत प्रेम किया है और मैं बचपन से ही समुद्र में रहा हूँ। अर्थात मैंने समुद्र की लहरों में तैरने का अनुभव प्राप्त किया और आनंद भी प्राप्त किया है, और मैं इस समुद्र की सतह पर उस प्रकार से तैरता रहता था जिस प्रकार से पानी की बूंदें समान रूप से तैरते रहते, उसी प्रकार से मैं भी इस समुद्री लहरों पर तैरता रहता था। आज कह रहा है फ्रॉम ए बॉय, कि मैं बचपन से ही हमेशा समुद्र के साथ में मिलकर रहा था। आई कह रहा है कि फ्रॉम ए बॉय आई वांटेड मीन्स होता है खेलना कूदना, विथ माई बीकर्स मीन्स होती है लहरें, कि मैं बचपन से समुद्री लहरों में खेला हूँ। दे टू मी वर ए डिलाइट, कि वे लहरें मुझे प्रसन्नता देती थी। लॉर्ड बायरन कह रहा है कि मैं जब बचपन में उन लहरों के साथ में खेलता था, उन लहरों की वजह से मुझे काफ़ी प्रसन्नता मिलता था। वो लहरें मुझे प्रसन्नता देती थी, खुशी देती थी। एंड इफ़ द फ्रेशनिंग सी मेड देम ए टेरर, कि यदि समुद्री लहरें तेजी से उठती थी और भयंकर रूप में होती थी, तो भी मुझे किसी प्रकार का
कोई भी डर नहीं लगता था। इट वॉज अ प्लेजेंट फियर, यहाँ तक कि मुझे उनको देखकर बहुत ही खुशी होती थी। मैं बिल्कुल भी उन भयंकर रूप से उठती हुई लहरों से नहीं डरता था। कह रहा कि फॉर आई वॉज एज इट वर ए चाइल्ड ऑफ दी, कि मैंने लॉर्ड बायरन कह रहा है कि मैंने सागर को इतना अधिक प्रेम किया था कि उसे, अर्थात मुझे सागर की संतान के रूप में भी माना जा सकता है। अर्थात मैंने सागर को इतना अधिक प्रेम किया है कि आप मुझे इस समुद्र की संतान भी कह सकते हैं। एंड ट्रस्टेड टू डाई ब्लॉस फॉर एन ईयर एंड लेड माई हैंड अपॉन डाई मैन एज आई डू हियर, कि लॉर्ड बायरन कह रहे कि मैं उस समुद्र की दूरी की वह पास की उठती हुई लहरों पर बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास से कहता हूँ कि मैं सागर की लहरों को इस प्रकार से पकड़ लेता था जैसे घुड़सवार घोड़े की गर्दन के बालों को पकड़ लेता है और उस पर डटा रहता है। उसी प्रकार से मुझे समुद्री लहरों पर काफ़ी विश्वास था और मैं उन पर हमेशा डटा रहता था। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा में लॉर्ड बायरन ने उसने अपने एक्सपीरियंस, अर्थात उन्होंने जो बचपन लहरों के साथ में बिताया, समुद्र लहरों के साथ में बिताया, उसको उसने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टैंजा, माई टास्क इज डन, माई सॉन्ग हैथ सीज्ड, माई थीम हैज डेड इनटू एन इको, इट इज फिट द स्पेल शुड ब्रेक ऑफ दिस protracted dream, the torch shall be extinguished which hath lit my midnight lamp, and what is writ is writ. Would it were worthier, but I am not now that which I have been, and my vision flit less palpably before me, and the glow which in my spirit dwelt is flattering, faint and low. पोइट यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि माई टास्क इज डन, कि मेरा जो काम है वो अब कंप्लीट हो गया है, हो चुका है। माई सॉन्ग हैथ सीज्ड, सीज में समाप्त हो जाना, क्योंकि मेरी जो कविता है वो भी समाप्त हो गई है। माई थीम, थीम कविता होती है, मेरी जो कविता है वो समाप्त हो गई है। आई मीन माई थीम हैज डेड इनटू एन इको, और मेरी जो कविता की जो विषय वस्तु है वह अब गूंज रही है। इट इज़ फिट द स्पेल शुड ब्रेक ऑफ दिस प्रोट्रैक्टेड, मीन्स होती है लंबी ड्रीम, कि उसके लंबे स्वप्न और आकर्षण से जो कविता की रचना जो मैंने की थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। द टॉर्च शैल बी एक्सटिंग्विश्ड विच हैथ लिट, कि मेरे अंदर जो प्रेरणा थी वह भी अब उस कविता के साथ में समाप्त हो रही है। लिट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, हैथ लिट मतलब होता है अंदर की प्रेरणा का समाप्त हो जाना। आगे कह रहा है कि माई मिडनाइट लैम्प एंड वॉट इज रिट, कि और मेरे अंदर की जो प्रेरणा है वो एक अर्धरात्रि के लैंप के समान वो धीरे धीरे बुझ रही है। एंड व्हाट इज रिट, और मैंने क्या लिखा है या मैं क्या लिखता हूँ वो भी अब मैं धीरे धीरे भूल गया हूँ। कि वुड इट वर वर्दियर, कि मेरी लिखी गई कविता लंबी होती तो और भी अच्छा होता। पोइट कह रहा है कि यदि मेरी ये जो कविता है ये और भी लंबी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यह काफ़ी मेरे लिए और भी प्रेरणादायक बन जाती है। तो ये वो कह रहा है कि वुड इट वर वर्थियर, कि मेरे लिए और भी अच्छा होता, बट आई एम नॉट नाउ, लेकिन अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। दैट विच आई हैव बीन, कि अब मैं पहले जैसे नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी समय के अनुसार चेंज हो गया हूँ। एंड माई विज़न फ्लिट, और मेरी जो कल्पना के जो स्वप्न हैं लेस पैल्पेबली बिफोर मी, वो अब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, अर्थात उनका कोई भी विषय वस्तु नहीं रहा है। एंड द ग्लो विच इन माई स्पिरिट ड्वेल्ट इज फ्लटरिंग फैंट एंड लॉ, और
अब जो कल्पना शक्ति है वो भी समाप्त हो गई है, यहाँ तक कि अर्थात मेरे अंदर जो कल्पना शक्ति, जो सोचने और समझने की जो शक्ति थी वो भी अब धीरे धीरे कम हो गई है। विच इज़ माई स्पिरिचुअल इज फाइंट एंड लॉ, कि अब जो मेरे अंदर जो प्रेरणा थी वह भी धीमी पड़ गई है, मध्यम पड़ गई है, और वह जो बची हुई जो प्रेरणा, जो फ्लैटरिंग, जो फड़फड़ा रही थी, वह भी अब धीरे धीरे कम होती हुई समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अर्थात इस स्टैंजा में जो पोइट है वह अब धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो रहा है। वो कह रहा है कि अब मेरी जो कविता है वो समाप्ति की ओर है, जिसके कारण से मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने पहले वाले स्टैंजाओं में मैंने बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद में अब मेरे पास में अब कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, लास्ट स्टैंजा। फेयरवॉल, a word that must be and hath been, a sound which makes us linger, yet farewell, ye who have traced the pilgrim to the scene which is his last, if in your memories dwell a thought which once was his, if one ye swell, a single recollection not in vain, he wore his sandal shoon and scalp shall, farewell with him alone may rest the pain, if such there were with you the moral of his strain। अंत में पोइट विदा लेते हुए कह रहा है, फेयरवेल, विदा लेते हुए कह रहा है कि अ वर्ड दैट मस्ट बी एंड हैथ सीन, की यहाँ पर उसका विदा का अर्थ अगले कार्य को प्रारंभ करने की पहले ही की देरी से है, कि अ वर्ड दैट मस्ट बी एंड हैथ बीन में होता है पहले की देरी से, कि वो उसका मतलब ये है कि अब मैं इस कार्य से अपना विदा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अब नया कार्य शुरू करने वाला हूँ। अ साउंड विच मेक्स अस लिंगर, कि यह आवाज़ रीडर के मन में लंबे समय तक रहेगा। अर्थात मैंने जो कविता लिखी है यह कविता हमेशा लंबे समय तक जो रीडर इस पोएम को पढ़ेगा उसके मन में हमेशा बने रहेगी। यट फेयरवेल, लेकिन पोइट कह रहा है कि पोइट विदा लेते हुए कहता है कि जिस हु हैव ट्रेस्ड द पिलग्रिम टू द सीन, कि जिस रीडर ने इस कविता को पूरा पढ़ा वह संपूर्ण समय मेरे साथ, विच इज हिज लास्ट, की संपूर्ण समय मेरे साथ अंत तक बना रहा। अर्थात इस कविता रूपी जो पिलग्रिम है, जो यात्रा है, उस दौरान वह रीडर संपूर्ण समय तक मेरे साथ में रहा। इफ़ इन योर मेमोरीज ड्वेल, कि यदि आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो अ थॉट विच वंस वाज हिज, तो एक बार उस रीडर के मन में और उस पोइट के मन में, उस रीडर के मन में उस पोइट के प्रति, उस कविता को लेकर के विचार तो पैदा होगा। इफ़ वन ये स्वेल, यदि कवि का एक भी, इफ़ वन ये स्वेल अ सिंगल रिकलेक्शन, यदि कवि का लॉर्ड बायरन का एक भी विचार यदि रीडर याद करता है तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आगे कह रहा है कि नॉट इन वैन ही वोर हिज सैंडल शून एंड स्कल्प शेल, स्कल्प शेल में होता है घोंगा, सैंडल तो आप जानते हो, कि नॉट इन वैन, कि यदि रीडर पोइट के एक भी विचार को याद करता है तो उसने इस लंबी, कठोर और थका देने वाली यात्रा में अपने जूतों को व्यर्थ में नहीं तोड़ा है। अर्थात उसने कुछ ना कुछ सीख कर तो अपने कार्य को अंजाम दिया। अर्थात सैंडल शून, अर्थात सैंडलों को तोड़ने का मतलब यहाँ पर सैंडलों को तोड़ना, अर्थात उसने कठोर परिश्रम, अर्थात उन बातों को सीखने का कठोर परिश्रम किया। फेयरवेल, पोइट वापस विदा लेता हुआ है और कहता है कि विथ हिम अलोन में रेस्ट द पेन, कि इस यात्रा में जो मैंने दुख सहे हैं वो यात्री या कवि के ही रहे। अर्थात इस यात्रा में जिसने, अर्थात मैंने जो दुख सहे हैं उसी प्रकार से दुख उस ट्रेवलर यात्री ने भी सहे। इफ सच देयर वर विथ यू अ मोरल ऑफ एग्जिस्टेंस, की यदि रीडर के ऊपर, यह पॉइंट कह रहा है कि ये सब कुछ रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि इससे उसने क्या सीखा है। अर्थात उसने
रीडर ने इस पोइम से क्या सीखा था, उससे क्या शिक्षा मिलती है, यह रीडर स्वयं सोचे कि उसने इस लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई कविता से क्या सीखा है। तो इस प्रकार से लॉर्ड बायरन ने अपनी इस पोइम को द प्लेजर पैथलेस वुड को बड़ी इजी वे से डिस्कस किया है। ठीक है, नई टाइम पर हम नई पोइम लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।